हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके? मजे में? लास्ट क्लास में आपने कंपोजिशन स्कीम शुरू की और मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन स्कीम एक तो है सेक्शन 10(1) और 10(2) वाली, विच इज मेंट फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, और दूसरा क्या है सेक्शन 10(2)(a) वाली कंपोजिशन स्कीम विच इज मेंट फॉर प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। लेकिन मैंने साथ ही में आपको यह भी बता दिया कि 10(1) और 10(2) वाले में थोड़ी मोड़ी सर्विस आप दे सकते हैं, दो इट इज मेंट फॉर प्रोवाइडर ऑफ गुड्स, लेकिन फिर भी आप थोड़ी मोड़ी सर्विस दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम वन सर्विस, वो आप जितनी चाहे जितनी दे सकते हैं, दैट इज रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस। तो वो बेसिकली 10(1) और 10(2) किसके लिए बना हुआ है? फॉर गुड्स सप्लायर, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, एंड थोड़ी मोड़ी और कोई भी सर्विस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखना कि भाई कौन सी थोड़ी मोड़ी सर्विस हम दे सकते हैं, कितनी दे सकते हैं, ये सब कुछ समझते हैं। कंपोजिशन डीलर्स टू बी अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज other than restaurant and catering service for up to a value not exceeding 10% of the turnover in the preceding financial year or ₹5 lakh whichever is higher। कह रहा है पिछले साल जो आपने टोटल टर्नओवर किया था उसके 10% तक या 5 लाख रुपया, उसका 10% या 5 लाख रुपया जो ज्यादा है वहां तक आप करंट ईयर में सर्विस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अदर देन रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग क्यों बोल रहा है? क्योंकि रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग तो आप जितनी चाहे जितनी दे सकते हैं विद इन द कंपोजिशन लिमिट, राइट। जैसे कंपोजिशन की लिमिट 1.5 करोड़ रुपए अगर आपके स्टेट में है तो 1.5 करोड़ रुपए तक का पूरा रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस हो सकता है, लेकिन बाकी सर्विस के लिए भाई लिमिट है। पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर, राइट। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.2 करोड़ है, ठीक है। तो करंट ईयर में इन ऑर्डर टू रिमेन इन कंपोजिशन स्कीम, मुझे कंपोजिशन स्कीम में रहना है, तो मैक्सिमम सर्विस दैट कैन बी प्रोवाइडेड, आप मुझे बताइए कितने रुपए की मैक्सिमम सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं? बता पाएंगे आप हमको? यस, आई कैन टेल। 1.2 करोड़ का 10% या फिर 5 लाख रुपया विच एवर इज हायर, तो ये हो गया 12 लाख रुपया, और 5 लाख विच एवर इज हायर यानी कितना हो गया? 12 लाख रुपया। बेसिकली इस प्रोविजन का मतलब ये है, हायर का मतलब ये हो गया कि इन एनी केस 5 लाख रुपए तक की सर्विस तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पोर्शन कम भी आ रहा है, ये वाला हिस्सा कम भी आ रहा है, तो 5 लाख रुपया ज्यादा हो जाएगा। तो हर केस में 5 लाख रुपए की सर्विस तो आप दे ही सकते हैं। यानी जब भी क्वेश्चन ये कहता है 4 लाख रुपए की आप सर्विस देना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो सोचिए मत, क्योंकि 5 लाख रुपए की सर्विस तक तो आप दे ही सकते हैं। तो आपको ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पिछले बार का टर्नओवर कितना है, उसका 10% कितना है, कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप बताइए वो कंपोजिशन स्कीम में कंटिन्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ठीक है, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर है 1.2 करोड़, करंट ईयर में उसका जो टर्नओवर है वो गुड्स की सप्लाई है उसकी 50 लाख रुपए की, रेस्टोरेंट की भी सप्लाई, उसका रेस्टोरेंट भी है, रेस्टोरेंट से उसकी सप्लाई है 80 लाख रुपए की। ये 1.2 करोड़ लास्ट ईयर का है और अब हम करंट ईयर का बता रहे हैं, ठीक है। और अदर सर्विसेज, इसके अलावा बाकी कुछ सर्विसेज हैं, वो हैं 15 लाख रुपए की। कैन दिस बिजनेस कंटिन्यू कंपोजिशन इन करंट ईयर? करंट ईयर में ये टर्नओवर हो चुका है, क्या वो कंपोजिशन में रह सकता है करंट ईयर में?
आइए समझते हैं। देखिए 50 लाख 80 लाख ये 1.30 हो रहा है और 15 लाख टोटल 1.45 हो रहा है। 1.5 करोड़ रुपए से टर्नओवर कम है, ये कंपोजिशन में रहेगा। ठीक है, आपको पता है ना कि 1.5 करोड़ रुपए अगर क्रॉस हो जाता है तो ड्यूरिंग द ईयर ही उसको कंपोजिशन से रेगुलर में स्विच होना पड़ता है। ये सब लास्ट क्लास में आपने किया था, आप भूले तो नहीं ना हो। ये देखिए लास्ट क्लास में आपने किया था कि आप कंपोजिशन में तो रह सकते हो, क्योंकि कंपोजिशन में रहने के लिए आपको ऑप्ट करना पड़ता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब वो कैसे ऑप्ट होता है? लास्ट ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे। लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.2 करोड़ था, यानी लेस देन 1.5 करोड़ था, आप कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते थे। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर टर्नओवर तो 1.5 करोड़ से कम है, यानी टर्नओवर की वजह से कंपोजिशन से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्विसेज की लिमिट होती है, क्योंकि ये प्राइमरली किसके लिए बना हुआ है? ये सेक्शन 10(1) और 10(2) वाला ये कंपोजिशन स्कीम प्राइमरली गुड सप्लायर के लिए है, सर्विस वालों के लिए थोड़ी ना है कि बहुत सर्विस दे दीजिए। इसलिए थोड़ी मोड़ी सर्विस ही यहां पे अलाउड है। कितनी अलाउड है? पिछले साल के टर्नओवर का 10% होता है 12 लाख रुपया, और 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर, तो 12 लाख रुपया अलाउड है, 15 लाख रुपए की अदर सर्विस हो गई है। तो जिस दिन 12 लाख रुपए की सर्विस आपकी क्रॉस करेगी, आपको कंपोजिशन से रेगुलर में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? नीड टू स्विच फ्रॉम कंपोजिशन टू रेगुलर on achieving turnover of 12 lakh अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज का जिस दिन 12 लाख रुपए हुआ उस दिन आपको कंपोजिशन से रेगुलर में आना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए देखिए अब आगे। अ रजिस्टर्ड पर्सन रेट्स ऑफ टैक्स। अब कंपोजिशन में रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? मैंने आपको बताया कि गुड्स वाले में रेट ऑफ टैक्स जो है वो 1% और 5% का है। 1% गुड्स के केस में और 5% रेस्टोरेंट के केस में है। अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स शैल पे टैक्स calculated at the prescribed rate during the current financial year in lieu of tax payable by him under regular scheme। रेगुलर स्कीम के हिसाब से तो उसको टैक्स देना नहीं है, उसको उसके बदले में क्या देना होता है? एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर देना होता है, ये अपनी जेब से देना होता है। ध्यान दीजिए, ये परसेंटेज ऑफ टैक्स कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया जाता है। कस्टमर से आप जो भी पैसा लेंगे वो विदाउट टैक्सेस होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर बिना टैक्स के ले रहे हैं, 1% अपनी जेब से दे रहे हैं। अरे बाबा, सामने वाले को टैक्स वैक्स अलग से जोड़ना नहीं है। माल अगर 500 रुपए का टैक्सेस के साथ होता है तो आप भी 500 रुपए का ही बेचेंगे। जरा सा सोचिए, बाकी आपके अगल बगल के दुकानदार मान लीजिए जीएसटी रजिस्टर्ड है और वो 100 + 18 लगा के 118 का बेचते हैं, आप जीएसटी अलग से नहीं जोड़ते तो क्या 100 का बेच रहे होंगे? कि आप भी तो 118 का ही बेच रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप उससे कम का बेच भी नहीं पाएंगे। क्या आप जो खरीद के लाए माल वो भी बिना टैक्स का खरीद के लाए क्या? नहीं भाई, आप छोटे व्यापारी हो सकते हो, लेकिन जिससे खरीद के लाए होगे वो तो होलसेलर होगा, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो तो बड़ा व्यापारी होगा, उसने तो जीएसटी लगाया ही होगा। तो आपकी खरीदारी पे तो जीएसटी लगा हुआ है ही है, आपका माल तो महंगा है ही है, आप बेच थोड़ी ना पाओगे उससे सस्ता। आप जीएसटी अलग से जोड़ोगे नहीं, लेकिन माल कितने का बेच रहे होगे? आप बिना जीएसटी अलग से जोड़े बेच रहे होगे, लेकिन 118 रुपया लिख रहे होगे प्राइस। आप जो बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे उसमें लिखोगे जो भी आइटम है 118 रुपया। कहने का मतलब यह है कि मार्केट में जितने का माल बिक रहा होगा उतने का ही आप भी बेच रहे होगे। ऐसा थोड़ी ना है कि कंपोजिशन वाला सस्ता बेच पाएगा, वो तो छोटा व्यापारी है। बड़ा व्यापारी सस्ता बेच पाएगा कि छोटा व्यापारी बेच लेगा सस्ता? राइट? तो ये सब नहीं सोचिएगा कभी भी अपने मन में। अब वही पैसे में से आपको 1% जो मांगा जा रहा है वो सरकार को देना पड़ेगा। ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, अब यहां पे आप कहेंगे सर ये तो गुड्स के लिए है, सर्विस प्रोवाइडर कहां से आ गया? तो मैंने आपको बताया ना बेटा कि थोड़ी मोड़ी सर्विस अलाउड है पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख रुपया विच एवर इज हायर। तो अगर आप वो सर्विस दे रहे हो तो उस पर भी कितना है? 1%। ठीक है, तो चाहे आप ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, ध्यान दीजिएगा, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ट्रू सेंस में आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगे, थोड़ी बहुत सर्विस प्रोवाइड करते होगे। आप ट्रेडर प्लस सर्विस प्रोवाइडर होगे या फिर आप मैन्युफैक्चरर प्लस सर्विस प्रोवाइडर होगे, स्टैंड अलोन सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगे। स्टैंड अलोन सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो सकते। सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगे तो आपको ये मिल ही नहीं पाएगा। राइट? क्योंकि पिछले साल के टर्नओवर का सिर्फ 10% तक ही आप सर्विस दे सकते हो।
अंडरस्टूड? तो सर्विस की तो लिमिट है, थोड़ी मोड़ी सर्विस हो सकती है। अच्छा, सरकार ने ऐसा किया ही क्यों दे दिया? क्योंकि देखिए हर जगह ना सर्विस का एलिमेंट गुड्स के साथ कभी कभी होता है, राइट? और अगर सरकार ये कह देती छोटे से एलिमेंट की वजह से आपको यहां से निकाल के हम सर्विस वाले में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो लोगों को दिक्कत होती। मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक मोबाइल का छोटा शॉपकीपर है, ठीक है, उसकी सेल इतनी नहीं है, मतलब जो भी टर्नओवर लिमिट होती है ना 20 लाख 40 लाख रुपया, वो सब नहीं है, ठीक है, कम सेल है उसकी, मान लेते साल की 5-6 लाख रुपए की सेल है मोबाइल की, ठीक है। तो आप देखिए उस मोबाइल की दुकान पे मोबाइल का दुकानदार टेम्पर भी बेच रहा है। अब टेम्पर से बेच नहीं रहा है, कोई लगवाने आता है टेम्पर तो लगा भी दे रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, टेम्पर लगाना गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस है। सिर्फ टेम्पर ऐसे उठा के बेच दिया होता मोबाइल का तो गुड्स था, लेकिन वो तो सर्विस हो गई। अब जरा सा सोच के देखिए, सिर्फ वो टेम्पर लगा दे रहा है, मान लो उसका 100-200 रुपया ले रहा है, उसकी वजह से सरकार ये कहे कि नहीं भाई, अब तुमको कंपोजिशन में गुड्स वाले नहीं आने देंगे, हम तुमको सर्विस वाले मिलाएंगे और 6% जीएसटी ले लेंगे, ये तो अत्याचार हो जाएगा उस बेचारे के साथ। आ रही बात समझ में कि नहीं? साड़ी का दुकानदार है, ठीक है, या रेडीमेड सूट का दुकानदार है, ठीक है, और कोई उसके यहां कस्टमर आता है, वो थोड़ी सी अल्टरेशन करवाता है, अल्टरेशन के वो चार्जेस लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो अल्टरेशन के चार्जेस लेते हैं, वो कितना टर्नओवर का हिस्सा होगा? बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। अब एक बात बताइए, उस छोटे से हिस्से की वजह से अगर सरकार कहे नहीं भाई तुम तो सर्विस देते हो, अल्टरेशन देना है मतलब सिलाई की सर्विस देना साथ में, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो सर्विस हो गया, गुड्स तो हुआ नहीं। लेकिन उसकी वजह से पूरे के पूरे टर्नओवर पे 6% ले लिया जाए, ये तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए सरकार कहती है अगर थोड़ी मोड़ी सर्विस अटैच्ड है तो हम उसको चलो गुड्स के साथ रहने देंगे, क्योंकि ये जनरली होता है, बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा है कि गुड्स के साथ कुछ थोड़ी मोड़ी सर्विसेज अटैच है। बहुत सारे केस में लोग गुड्स लेते हैं और थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करा लेते हैं उसमें। अरे कस्टमाइजेशन करना तो फिर वो सर्विस का एलिमेंट हो गया, इसलिए थोड़ी सी सर्विस अलाउ की जाती है। 1% ऑफ द टर्नओवर लगेगा। और टर्नओवर का मतलब क्या है, उसमें एक स्टार बना हुआ है, अभी समझाता हूं आपको टर्नओवर का मतलब क्या है। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस नॉट सर्विंग एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, कौन से रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, कौन से कैटरिंग की बात कर रहा है। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग में आप अंतर समझते हैं ना। रेस्टोरेंट तो आप जहां जा रहे हैं खाना वाना खा रहे हैं, आपको पता है रेस्टोरेंट क्या है। कैटरिंग सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे अपने एम्प्लॉइज को मान लीजिए खाना खिलाना है, मैं रेस्टोरेंट ले गया, तब तो रेस्टोरेंट सर्विस ली मैंने। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने कैटरर को बोला कि एक काम करो, मेरी ऑफिस में ही बुफे लगा दो, ठीक है, ये 4 सब्जी बना देना, ये बना देना, इस तरीके से मैंने उसको मेन्यू दे दिया और वो लाके मेरी प्रीमाइसेस पे ही क्या किया उसने, लंच या डिनर लगा दिया। तो इसे क्या कहेंगे, मैंने कैटरिंग सर्विस ली है, राइट। इस पे जीएसटी कितना पे करना पड़ता है, इस पे जीएसटी वो कैटरर को या रेस्टोरेंट वाले को कितना पे करना पड़ता है, 5% पे करना पड़ता है अपनी जेब से। वो कलेक्ट नहीं करता है, वो तो सीधे मुझे बताएगा कि भाई साहब आपका मैं 1000 रुपए प्लेट लूंगा, तो जितने इंप्लॉय होंगे 1000 इंटू उतना करके मैं उसको दे दूंगा और 5% वो उसका सरकार को अपनी जेब से दे देगा, ठीक है। तो ही हैज टू पे 5% ऑफ द टर्नओवर। अब यहां पे आपने एक बहुत अच्छी बात देखी, नॉट सर्विंग एल्कोहल वाली बात। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है जो लोग दारू बेचते हैं ना, वो छोटे व्यापारी होते ही नहीं है। आप खुद देखिए, जिस भी रेस्टोरेंट में अल्कोहल भी साथ में सर्व होती है, उसका मेन्यू भी काफी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। दारू तो महंगी बिकी रही है, लेकिन वो जो खाने का सामान है वो भी साथ में महंगा है, ठीक है। तो बेसिकली वो प्रीमियम रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो कंपोजिशन के दायरे में उनको कह रहा है कि आप नहीं आओगे, वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं कहता हूं रेगुलर टैक्सेस, तो क्या आपके मन में ये बात आती है सर रेगुलर टैक्सेस कितना है बता दीजिए? आती है तो कभी आने मत देना, ठीक है, क्योंकि इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसका टैक्स रेट ना तो मुझे पता है ना आपको पता होना चाहिए। और मुझे पता भी होगा तो मैं आपको सबका बताऊंगा नहीं, क्योंकि पता होना जरूरी ही नहीं है, ठीक है। अगर आप जाएंगे सीबीआईसी की वेबसाइट पे तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज का जीएसटी रेट की लिस्ट मिल जाएगी। आप जरा सा उसके पन्ने बस देख लेना पीडीएफ के कितने हैं, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी ये देख के पन्ने कितने हैं, राइट। और एक पन्ने पे कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज के नाम लिखे हैं। सो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नीदर मी नॉर यू नो इट नॉर एनी वन इन दिस कंट्री नोज इट। किसी को भी जीएसटी के पूरे रेट याद नहीं है, ठीक है, और जरूरत भी नहीं है।
तो कंपोजिशन में लिमिटेड रेट्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए, ये मुझसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। टर्नओवर इन द केस ऑफ ट्रेडर, अब टर्नओवर का मतलब क्या है? इन द केस ऑफ ट्रेडर टर्नओवर का मतलब होगा टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड। ओके, यहां टर्नओवर का मतलब ट्रेडर के लिए, यहां ट्रेडर भी था, सर्विस प्रोवाइडर भी था, मैन्युफैक्चरर भी था। अगर आप एक प्योर ट्रेडर हो तो 1% का मतलब आपके लिए क्या है? 1% का मतलब है 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड। लेकिन अगर आप सर्विस भी साथ में दे रहे थे, अगर आप प्योर ट्रेडर नहीं हो, आप सर्विस भी दे रहे हो, आप या मैन्युफैक्चरर हो, तो टर्नओवर का मतलब कुछ और हो जाएगा। फॉर ऑल अदर टर्नओवर मींस एग्रीगेट टर्नओवर। बाकी सबके लिए टर्नओवर का मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर है। यानी अगर आप उसमें कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज दे रहे थे, मतलब जैसे नील रेटेड सप्लाईज दे रहे थे, तो उस पर भी आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। मतलब कुछ आप 0% वाला भी दे रहे थे तो 1% पूरे का देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ट्रेडर क्या करेगा? जैसे मान लीजिए हम एक ट्रेडर है, ठीक है, मेरा 60 लाख रुपए का सप्लाई है जिसपे 18% जीएसटी लगती है, ठीक है। लेकिन हम तो कंपोजिशन में, ध्यान दीजिएगा, हम कंपोजिशन में हैं, ठीक है। और 30 लाख रुपए की सप्लाई है जिसपे 0% का रेट है, ठीक है। मुझे कितना जीएसटी देना है? मुझे देना पड़ेगा 60 लाख रुपया का 1%। कितना हो गया? 60,000 रुपये। अब बस इसी की जगह मैंने चेंज किया, मैंने कहा नहीं भाई वो ट्रेडर नहीं है, मैन्युफैक्चरर है। अब बताइए, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उसको देना पड़ जाएगा 90 लाख रुपए का 1%, यानी कि 90,000 रुपये। आ रही है बात समझ में? यही समझाना चाह रहा है कि भाई साहब अगर प्योर ट्रेडर है तो उसको 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज देना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट है, या 75 लाख की लिमिट है, वॉटेवर, 8 स्टेट में तो 75 लाख की लिमिट है। ये जो टर्नओवर होता है ये एग्रीगेट टर्नओवर होता है या सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर होता है? एग्रीगेट टर्नओवर होता है, एग्रीगेट टर्नओवर होता है, राइट। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या चीजें काउंट होती है? सारी टर्नओवर, टैक्सेबल नॉन टैक्स सब काउंट हो रही है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर पे कर रहा है, राइट। और जो ट्रेडर है वो कितना पे कर रहा था? 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर। तो ये सिर्फ ट्रेडर के लिए बेनिफिट है, ओनली फॉर ट्रेडर। इफ यू आर ट्रेडर प्लस सर्विस प्रोवाइडर और यू आर मैन्युफैक्चरर, देन यू हैव टू पे 1% ऑफ द एंटायर टर्नओवर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 10(2)(a) पे। अच्छा, हु कैनॉट ऑप्ट कहां पे लिखा हुआ है बताएंगे आप? जैसे मैंने 3 सेक्शन लास्ट क्लास में बोला था कि आप पढ़ रहे हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 10(1), 10(2) और 10(2)(a), ठीक है। 10(1) में है हु कैन ऑप्ट, हु कैन ऑप्ट कंपोजिशन, कंपोजिशन गुड्स वाला, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे है हु कैन ऑप्ट कंपोजिशन सर्विसेज वाला, ठीक है। और यहां पे क्या है? हु कैनॉट ऑप्ट कंपोजिशन गुड्स वाला। लेकिन हु कैनॉट ऑप्ट कंपोजिशन सर्विसेज वाला ये कहां है? ये 10(2)(a) में ही है। ये 10(2)(a) एक ही सेक्शन बनाएंगे, इसमें दोनों बात ही लिख दी। कैनॉट ऑप्ट कंपोजिशन सर्विसेज वाला। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये सेक्शन पढ़ाया है 10(1). अभी 10(2) में होल्ड मार रहा हूं। पता है क्यों मार रहा हूं? क्योंकि 10(2) में जो बात लिखी हुई है वही 10(2)(a) में भी लिखी हुई है। ये वाली बात जो है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। अभी पहले आपको 10(2)(a), ये जो बीच में ये वाला हिस्सा है, ब्लू वाला हिस्सा, ये आपको बता रहा हूं। समझ में आई? An option is provided to a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakh। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 50 लाख रुपए तक का है तो आप कंपोजिशन में आ सकते हैं। अब एक बात बताइए, गुड्स के केस में 1.5 करोड़ रुपए तक, सर्विसेज के केस में 50 लाख रुपए तक, ये ऐसा क्यों? बेटा गुड्स का व्यापारी ना बड़ा टर्नओवर कर रहा है तो भी कंपैरेटिवली छोटा व्यापारी होगा। सर्विसेज में 50 लाख रुपया सचमुच एक बड़ा अमाउंट होता है। जो अगर 50 लाख रुपए की सर्विस दे रहा है तो पता है उसकी कमाई कितनी होगी? सर्विसेज में पैसा थोड़ी ना लगता है।
सर्विसेज में देखिए, एक गुड्स का सप्लायर जब होता है वो 10,000 रुपए का माल बेचता है तो 9,000 रुपए का खरीद के लाया होता है। अब मैं 10,000 रुपए की फीस लेता हूं तो 10,000 रुपए पूरा मेरी जेब में जाता है, प्रोवाइडेड मेरे खर्चे भी हैं, लेकिन मेरे खर्चे फिक्स्ड हैं। आपको समझ में आ रहा है भाई, मेरे ऑफिस का खर्चा जितना लगता है उतना ही लगेगा, ठीक है। मेरी स्टाफ सैलरी जितनी जाती है उतनी ही जाएगी, मेरे रिकॉर्डिंग में जितना खर्चा लग रहा है उतना ही लगेगा। मेरा 2 बच्चा ज्यादा आ जाए उसकी वजह से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा क्या? नहीं। एक बच्चा मेरा ज्यादा आ जाए तो भी मेरा खर्चा बढ़ेगा नहीं, और एक बच्चा कम हो जाए तो मेरा खर्चा कम नहीं होगा, राइट। तो सर्विसेज में पर यूनिट की कोई कॉस्ट नहीं होती है, राइट। तो इसमें कमाई ज्यादा होती है सर्विसेज के केस में। ऑब्वियसली गुड्स के केस में तो आप पर यूनिट खरीद के ला रहे हो तो उसमें मार्जिन कम होगी। तो 1.5 करोड़ रुपए तक का अगर टर्नओवर है तो सरकार कह रही है भाई तुम कंपोजिशन ले सकते हो, लेकिन सर्विसेज में 50 लाख रुपए कंपैरेटिवली बड़ा अमाउंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए सरकार कह रही है कि पिछले साल का टर्नओवर अगर 50 लाख रुपए तक है तभी आप कंपोजिशन ले सकते हैं, ये सर्विसेज वाला। An option provided to registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakh and who is not eligible to pay any tax under 10(1) and 10(2) composition scheme। और अगर आप 10(1) 10(2) वाला कंपोजिशन नहीं ले पा रहे हैं, 10(1) 10(2) वाला कंपोजिशन कौन है? गुड्स वाला। अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो आप यहाँ वाले कंपोजिशन में आ जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, हम यहाँ वाले कंपोजिशन में तभी आएंगे जब हम 10(1) 10(2) नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ले पा रहे हैं तो हम क्यों ये वाला लेंगे? लेना चाहिए क्या हमको? लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां हमको कितना देना पड़ेगा? यहां आपको देना पड़ेगा 6% के रेट से। देखिए, a registered person opting for composition for services shall pay tax at the rate of 6% of the aggregate turnover। पूरे टर्नओवर का 6% देना पड़ेगा। अब मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल से। लास्ट ईयर का टर्नओवर 70 लाख रुपए है, ठीक है। एक्सपेक्टेड टर्नओवर करंट ईयर। अच्छा, एक्सपेक्टेड टर्नओवर क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा, सारे डिसीजन कंपोजिशन में लेना है कि नहीं, कौन सा वाला कंपोजिशन लेना है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? आपकी ड्यूरिंग द करंट ईयर की टर्नओवर पे नहीं, लास्ट ईयर की टर्नओवर पे। क्योंकि हमें ड्यूरिंग द करंट ईयर के तो पहले मंथ में ही डिसाइड कर लेना है व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है। कंपोजिशन ले सकते हैं कि नहीं, पहले तो ये बात आती है, कंपोजिशन ले सकते हैं कि नहीं। अभी तो दिख रहा है भाई 70 लाख के 1.5 करोड़ से कम है तो कंपोजिशन तो ले सकते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर हम आपको स्टेट ना बताए ना तो आप वही माना करिए कि स्टेट वो वाला होगा जिसमें 1.5 करोड़ की लिमिट है, ठीक है। हाँ, अगर ये सर्विसेज का टर्नओवर है तब तो भाई साहब 70 लाख रुपया में कंपोजिशन नहीं ले पाएगा। चलिए आइए हम करंट ईयर की बात करते हैं। करंट ईयर का एक्सपेक्टेड टर्नओवर क्या है इसका गुड्स का टर्नओवर करंट ईयर का एक्सपेक्टेड है 80 लाख रुपया और सर्विसेज इसकी एक्सपेक्टेड है 4 लाख रुपए की, ठीक है। आपको हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में? आपको बताना है कि वेदर ही कैन ऑप्ट 10(1) और ही कैन ऑप्ट 10(2)(a) और नन। क्या ऑप्ट कर सकता है? बताइए, क्या ऑप्ट कर सकता है? उसे करंट ईयर में गुड्स की सप्लाई करनी है, करीब करीब एक्सपेक्टेड 80 लाख रुपए, सर्विसेज 4 लाख रुपए की देगा, तो पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख विचेवर इज हायर तक दे सकता है वो सर्विसेज, तो दे लेगा यार, 10(1) में ही ऑप्ट कर देगा, वो 10(1) ऑप्ट करेगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लास्ट ईयर का टर्नओवर 70 लाख रुपया, एक्सपेक्टेड टर्नओवर करंट ईयर गुड्स का 80 लाख, सर्विसेज का 8 लाख। आपको बताना है क्या ऑप्ट कर सकता है? 10(1) कर पाएगा, 10(2)(a) कर पाएगा कि कुछ नहीं कर पाएगा? नन। नन मतलब कुछ नहीं कर सकता है। टेन वन ऑप्ट कर पाएगा। 10(1) के लिए बोला जाता है कि पिछले साल के टर्नओवर का 10% तक ही हो सकता है मैक्सिमम। तो पिछले साल का टर्नओवर 70 लाख रुपए, उसका 10% हुआ 7 लाख रुपया, 8 लाख की सर्विस ये देना चाहता है। 10(1) ऑप्ट कर पाएगा? आंसर इज नो। 10(2)(a) ऑप्ट कर लेगा, फिर सर्विसेज ज्यादा है तो क्या हुआ? 10(2)(a) ऑप्ट कर लेगा? नहीं, 10(2)(a) में पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं कर पाएगा आप 10(2)(a), नन, कुछ नहीं ऑप्ट कर सकता है।
ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर एक्सपेक्टेड टर्नओवर इतना है, वो भाई उसको मालूम है ना ये बात, वो ऑप्ट करना चाहे तो कर लेगा, कर सकता है। देखिए हम वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कर ले, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वो स्विच करना पड़ेगा उसको, फिर ड्यूरिंग द ईयर वो स्विच करेगा। ठीक है, या तो हम ऐसे कहते हैं कि ही कैन ऑप्ट बट विल हैव टू स्विच। ठीक है, और अच्छे से बता देते हैं, कैन ऑप्ट बट विल स्विच, ये हो गया आंसर। ठीक है, और या फिर वो ऑप्ट ही ना करे, अगर उसको लगता है कि यार मेरा तो सर्विस ज्यादा होने वाला है, मत करे ऑप्ट। लास्ट ईयर टर्नओवर 30 लाख रुपया, एक्सपेक्टेड टर्नओवर करंट ईयर गुड्स का 20 लाख, सर्विसेज का 8 लाख। आपको बताना है क्या ऑप्ट करेगा, 10(1), 10(2)(a) या नन। 10(1) ऑप्ट कर सकता है? नहीं, 30 लाख का 10%, 3 लाख और 5 लाख विचेवर इज हायर, तो 5 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकता था। देगा कितने की वो? 8 लाख रुपया। तो भाई वो ऑप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको क्या ऑप्ट करना चाहिए जरा देखिए। 10(2)(a) कर पाएगा? 10(2)(a) कर सकता है, देखिए 10(2)(a) कर सकता है, क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख रुपया से कम है, तो 10(2)(a) कर सकता है। और फिर 10(2)(a) में सर्विस की कोई लिमिट होती नहीं है, आप 50 लाख रुपया तक पूरा दे सकते हो। ठीक है, तो ये 30 लाख रुपया, ये भी 50 लाख से कम है, और ड्यूरिंग द ईयर भी ये 50 लाख रुपए से कम ही रहेगा, तो ये 10(2)(a) ऑप्ट कर सकता है। दूसरा तरीका हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कैन ऑप्ट फॉर 10(1) इन अप्रैल बट विल हैव टू स्विच टू 10(2)(a). ठीक है, ऑप्ट फॉर 10(1) बट स्विच करेगा ड्यूरिंग द ईयर, स्विच टू 10(2)(a). 10(2)(a) में स्विच कैसे होगा? जिस दिन 5 लाख रुपया क्रॉस करेगा, ऑन क्रॉसिंग सर्विसेज ऑफ 5 लाख, ऑन क्रॉसिंग सर्विस ऑफ 5 लाख। ठीक है, और ये कब स्विच करेगा? ऑन क्रॉसिंग सर्विस ऑफ 7 लाख, 7 लाख रुपए की सर्विस क्रॉस करने पे। मजा आ रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? चलिए, अब आइए वापस से यहां पे, और देखिए यहां पे लिखा हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है मैं पहले आपको बताऊं, लेकिन यहां पे उसका मतलब कुछ और ही होगा। क्यों होगा वो नीचे पता चलेगा। अभी थोड़ा सा मतलब चेंज होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टैक्सेबल टर्नओवर। ठीक है, देन नील रेटेड, exempt बाय नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? इन तीनों को मिला के एग्जेम्प्ट भी बोला जाता है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज। याद है ना कि भूल गए ये सब डेफिनेशन। और फिर एक्सपोर्ट, ये सब मिला के होता है एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपोजिशन वाला एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो इंटर स्टेट ही नहीं कर सकता। अभी आपको पता चलेगा, जब रिस्ट्रिक्शन आपको पता चलेगी तो आपको दिख जाएगा। आइए देखते हैं। हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। नंबर 1, सप्लायर इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है। नॉट लेवेबल टू टैक्स का मतलब होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये है नॉट लेवेबल टू टैक्स।
अच्छा, नील रेटेड नॉट लेविएबल टू टैक्स है। लेवी का मतलब होता है टैक्स का लगना, ठीक है। नील रेटेड का मतलब होता है इस पर टैक्स लगता है 0% के रेट से। ध्यान दीजिएगा, नॉट लेविएबल नहीं है नील रेटेड, बहुत अंतर है दोनों बातों में। नील रेटेड का मतलब होता है सरकार ने रेट ऑफ टैक्स 0% रखा है। क्या उस पर टैक्स लगता है? जैसे हम पूछेंगे फ्रेश मिल्क पे, ठीक है, गाय और भैंस का दूध वाला दूध निकाला और निकाल के बेच रहा है, क्या इस पे जीएसटी लगता है? आंसर इज यस। टेक्निकल बनिए, आम बंदे मत बनिए, आप आम जनता नहीं है, आप जीएसटी के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। क्या उस पर जीएसटी लगता है? आंसर इज यस। कितना लगता है? बोलेंगे 0%, इसलिए लगेगा नहीं 0% उस पर रेट है जीएसटी का, जीएसटी लगता है 0%। एग्जेम्प्ट बाई नोटिफिकेशन जो होती है वो क्या है? वो ऐसी गुड्स एंड सर्विस होती है जिसपे जीएसटी लगता है। अरे सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए एग्जेम्प्ट किया है, क्या उस पर जीएसटी लगता है? लेविएबल है? आंसर इज यस। For the time being, government has exempted it by way of notification. What is non-taxable supply जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है? पता है वो कौन सी चीजें हैं? 5 तो पेट्रोल वाले प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोल, देन पेट्रोल, डीजल, एटीएफ एंड नेचुरल गैसेस, और एक एल्कोहल। ये वो आइटम है जिस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अब आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है वो लोग जो इसकी सप्लाई करते हैं, नॉन टैक्सेबल वाली, नॉट लेवेबल टू टैक्स वाली, उनको कंपोजिशन में लाया ही नहीं जाता है, उनको कंपोजिशन में लाया ही नहीं जाता है। यानी जब हम इनका टर्नओवर कह रहे हैं, जब हम इनके टर्नओवर की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये वाला उनके टर्नओवर में होगा ही नहीं। अब ये नहीं कह रहे कि ये जोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये होगा तो कंपोजिशन में ही नहीं होगा ना बंदा। आ रही है बात समझ में ना? प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम एग्रीगेट टर्नओवर में इसे इसको काट नहीं देंगे, कह देंगे कि ये कट गया, ये कट गया। अरे कट क्यों गया? एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आता है, लेकिन जो बंदा कंपोजिशन में होगा उसके में ये टर्नओवर होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कंपोजिशन वाले में, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दें, दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कंपोजिशन। अब ये इतनी सारी बात हम कर क्यों रहे हैं? हम बात इसलिए इतनी सारी कर रहे हैं कि 1% जो ट्रेडर देता है, बाकी लोग कितना देते हैं? 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर देता है। यानी जो ट्रेडर होता है वो 1% पता है किसका देता है? इसका। और बाकी लोग जो ट्रेडर के साथ सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो किसका दे रहे हैं? वो टोटल टर्नओवर का दे रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर का दे रहे हैं। लेकिन एग्रीगेट का मतलब क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी होगा? अरे ना बाबा, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई वाला कंपोजिशन में ही नहीं होगा ना, ठीक है। अच्छा, एक पेट्रोल पंप वाला है, एक पेट्रोल पंप वाला है, वो पेट्रोल के साथ लुब्रिकेंट भी बेचता है। बेचते हैं कि नहीं? लुब्रिकेंट की पाउचेस रहती है, पेट्रोल के साथ वो भी बेचते हैं। आजकल तो गाड़ियों में लुब्रिकेंट डलता ही नहीं, पहले जब स्कूटर वगैरह आती थी तो उसमें लुब्रिकेंट्स भी डलते थे, ठीक है। तो पेट्रोल के साथ लुब्रिकेंट भी डलता है। अब मुझे आप ये बताइए कि, और इस पेट्रोल पंप वाले की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, मान लेते हैं, हालांकि ये हो नहीं सकती, पेट्रोल का टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मान लेते हैं 1.5 करोड़ रुपए से कम है, ठीक है। पेट्रोल वो आइटम है जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं, ये नो जीएसटी वाला आइटम है, इस पे तो पुराना वाला टैक्स सिस्टम लग रहा है ना, नो जीएसटी है। लुब्रिकेंट पे जीएसटी है, और इन सबका मिला के टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है, लेस देन 1.5 करोड़। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये कंपोजिशन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, ये कंपोजिशन नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास एक ऐसी सप्लाई है विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है, इसलिए कंपोजिशन नहीं बनेगा, ये रेगुलर डीलर बनेगा। 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर होने के बाद भी इसको रेगुलर बनना पड़ेगा, ऑप्ट फॉर रेगुलर। सब एग्जाम्पल भी लिखा करिए, तभी आपको सब याद आएगा एग्जाम के समय। यही सब क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, यही सब होता है, यही एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। द सप्लाई सप्लाइंग पेट्रोल एंड लुब्रिकेंट, पेट्रोल का अमाउंट बता देगा, लुब्रिकेंट का अमाउंट बता देगा, टोटल करेंगे आप तो देखेंगे 1.5 करोड़ रुपए से कम है। पूछेगा कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है कि नहीं, स्टेट बता देगा, यूपी है, बिहार है, जहां 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता है। बोलेगा बताइए कंपोजिशन ऑप्ट हो सकता है कि नहीं, तो आप बताएंगे कंपोजिशन ऑप्ट नहीं हो सकता 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी की जा रही है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई करने वाला डीलर जो है वो कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है।
सप्लायर इंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता है। ओ, यानी कंपोजिशन सप्लायर विद इन स्टेट बेचेगा। देखिए सरकार ऐसे सोचती है, कह रही यार स्टेट के बाहर माल बेच देता है, ये बड़ा व्यापारी है, टर्नओवर कम कर रहा है कोई बात नहीं, बड़ा व्यापारी है, इसका टर्नओवर 4 दिन में बड़ा हो ही जाएगा, छोड़ो हटाओ, इसको रेगुलर डीलर बनाओ। कंपोजिशन किसको बनाती है? देखिए मेरे बगल वाली दुकानदार है, पता है वो कहाँ उसके कस्टमर कितने हैं? मोहल्ले से ज्यादा भी कस्टमर नहीं है उसके, मोहल्ले के ही लोग बस उससे सामान लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है 5 किलोमीटर दूर से आ रहा है उससे सामान खरीदने के लिए। मेरे बगल में एक स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है, छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है, उससे 10 किलोमीटर से कोई लेने थोड़ी ना आ रहा है। तो स्टेट के बाहर का तो सपना ही भूल जाइए, शहर के बाहर का सपना भूल जाइए, 5 किलोमीटर बाद दूर से भी कोई नहीं आता उसके यहां सामान लेने। तो सरकार उसको कंपोजिशन मिला रही है। अब मेरे बगल में एक दुकानदार है, टर्नओवर अभी कम है, लेकिन यूपी का है, वो बिहार में भी माल बेच रहा है, महाराष्ट्र में माल बेच रहा है। तो सरकार कह रही है भाई तुम तो बड़े व्यापारी हो, तुम कहां छोटे व्यापारी हो, कंपोजिशन में नहीं रह सकते। जो एक्सपोर्ट होता है उसको भी इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है, ये मैंने आपको कभी बताया है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब स्टेट के, और लॉजिकली भी आप समझ सकते हो जिसको स्टेट के बाहर अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्या कंट्री के बाहर तक अलाउ कर दिए होंगे क्या कंपोजिशन में? आंसर इज नो। एंड स्टिल एक्सपोर्ट इज ऑल्सो एन इंटर स्टेट सप्लाई, तो यानी इसके टर्नओवर में एक्सपोर्ट भी नहीं आ रहा होगा। तो अब हम क्या इन दोनों का ब्लॉक बना के लिख दें, नॉट पॉसिबल फॉर कंपोजिशन। will not have these turnover। भाई वो ये होगा ही नहीं। एक बात बताइए, आपको मजा तो आता है ना पढ़ने में, और आता है तो आप बताते क्यों नहीं है हमको? क्या ही जाता है आपका कमेंट करके ये बताने में कि आपको सचमुच मजा आता है, ठीक है। एक एक बात को कितनी बारीकियों से बताया जा रहा है, सिर्फ ये करके छोड़ नहीं दिया गया कि भाई नॉट लेवेबल टू टैक्स को नहीं है। अब फिर वापस से हम यहाँ से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर, इस बात को हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले टर्नओवर से भी, कि भाई साहब जो 1% दोगे वो किसका दोगे? तो ट्रेडर के केस में तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज है, ट्रेडर के केस में तो सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर इस पे दोगे, और बाकी के केस में इन तीनों पे दोगे, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिलेट, आई एम ट्राइंग टू रिलेट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन बना सकता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। कहेगा कि बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर बता देगा, कहेगा बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर टेल मी वेदर द पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम और नॉट। और आप टर्नओवर की टोटल मारेंगे और देखेंगे 1.5 करोड़ रुपए से कम है, कहेंगे कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है, जबकि उसमें क्या होगा, एक इंटर स्टेट सप्लाई होगी, ठीक है, एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी होगी, ठीक है। और आपको पता ही नहीं कि भाई यहां तो हम ध्यान दे दिए थे एग्रीगेट टर्नओवर में भी वो नहीं जुड़ना चाहिए, ये भी तो ध्यान देंगे हम। एग्रीगेट टर्नओवर से मतलब ही क्या है, ये तो ऑप्ट ही 1.5 करोड़ रुपए आप थोड़ी ना चेक करना है, ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो अलाउड ही नहीं है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता। फिर देखिए इसके अलावा मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर की बात नहीं कर रहे हैं, जो ठेले पे आइसक्रीम लेके बेच रहा है घूम घूम के, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम बिक रही है उसकी बात नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला है, ठीक है, टोबैको, एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, पेप्सी, कोका कोला, इसकी बात हो रही है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्रिक मतलब जानते हो, आपने देखा है आजकल बिल्डिंग से काले रंग की ईंटें से बनती है, जो बड़ा बड़ा ईंटा होता है, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, नॉर्मल ईंटा तो लाल वाला होता है, इतना बड़ा बड़ा, ये बड़े बड़े ईंटे होते हैं, ठीक है। तो फ्लाई ऐश के ब्लॉक्स भी आते हैं, ब्लॉक्स कैसे होते हैं, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में, आपने देखा है वो जमीन पे बिछाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। बाकी आप गूगल कर लीजिएगा, आपको खुद ही ऐसे करके कुछ इस तरीके का रहता है, फिर दूसरी वाली पीस इसमें फंस जाती है ऐसे करके, उसका शेप ऐसे करके बना रहता है, आप आई डोंट नो,
मेरा काम नहीं है ये सब बताना। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील और सिमिलर सिलिकीशियस अर्थ, बता रहा हूँ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन इन रूफिंग टाइल्स। अर्दन इन रूफिंग टाइल्स कैसे समझाऊं आपको? खड़ंजा दिखा है? खड़ंजा, खड़ंजा कैसे दिखाऊं? अरे हट देखे हो, हट जैसा बना रहता है तो उसपे ऐसे ऐसे करके इस तरीके का होता है वो, इस तरीके का, ठीक है, ईंटे के कलर का ही होता है, इस तरीके का खड़ंजा जैसा बना होता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लगाते हैं और छत बनाते हैं उससे, ठीक है, बेसिकली रूफ को कवर करते हैं। तो जो भी इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चर है, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चर, पान मसाला, टोबैको, कोल्ड ड्रिंक का, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, जितनी भी तरीके की ब्रिक्स आती है, और रूफिंग टाइल्स वगैरह, रूफिंग टाइल्स उसी को कहते हैं, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, खड़ंजा, ठीक है। तो ये सब जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है, अब याद कर लीजिए, ठीक है। सप्लायर हु इज ईदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या हुआ? हम यूपी में रजिस्टर्ड हैं और बिहार में कोई मेला होने वाला है तो हम झोला में माल उठाए और लेके चले गए, ठीक है, तो हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे बिहार के लिए। हमें रजिस्ट्रेशन लेना होगा नॉर्मल वाला, कंपोजिशन वाला, ठीक है। तो जो भी एक स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं दूसरे स्टेट में जब जाते हैं तो उनको रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही लेना है, वो कंपोजिशन में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर वो पहले से यूपी में भी कंपोजिशन में ही है, अब बताइए क्या करें? ये यूपी में भी कंपोजिशन में ही है, अब बताइए क्या करें? देखिए, ऐसे लोगों को तो अलाउड ही नहीं है दूसरे स्टेट वगैरह में जा माल बेचना, ठीक है। तो और तो ये नहीं हो पाएगा, अगर कोई कंपोजिशन में है तो दूसरे स्टेट में जाके माल नहीं बेच पाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब वो यूपी में भी था तो यूपी में ही माल बेच सकता था, इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड नहीं थी। वो यूपी से बैठ के बिहार में नहीं बेच पाएगा तो बिहार जाना कहां से अलाउ हो सकता है, ठीक है। यानी कुल मिला के बात यही है कि आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा इफ यू आर इन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर कंपोजिशन वाला भी चाहता है दूसरे स्टेट में जाके माल लेना तो वो कंपोजिशन में नहीं हो सकता, वो रेगुलर में ही हो सकता है। और दूसरी चीज आप ये भी जानते हो कि अगर आपने कंपोजिशन लिया है तो हर जगह कंपोजिशन ही होना चाहिए, हर स्टेट में। तो जैसे क्योंकि उसका ऑलरेडी पहले से कंपोजिशन है तो दूसरी जगह कंपोजिशन से रेगुलर हो ही नहीं सकता है, और रेगुलर लेने के लिए फिर उसको पुराने वाले अपने स्टेट में भी रेगुलर कराना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, जैसे मेरा कंपोजिशन है यूपी में, मैं बिहार में जाना चाहता हूँ माल बेचने के लिए मेले में, तो मुझे बिहार में तो कंपल्सरी रेगुलर लेना है। तो अब बिहार में रेगुलर लेने के लिए मुझे पहले यूपी में भी रेगुलर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन अगर एक जगह कंपोजिशन है तो बाकी जगह भी कंपोजिशन ही हो सकता है, और कंपोजिशन से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो यानी रेगुलर लेने के लिए पहले मुझे यूपी का भी रेगुलर कराना पड़ जाएगा। कुल मिला के कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है वो कंपोजिशन नहीं ले सकता है, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी कंपोजिशन नहीं ले सकता है। अच्छा, नहीं लेने का मतलब ये क्या होता है कि अगर आप ये करना चाहते हो तो आप कंपोजिशन से बाहर हो, ये मतलब होता है कि आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनना है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन लेना है, पहले आप कंपोजिशन से बाहर हो, आप बड़े व्यापारी हो, ठीक है। छोटा व्यापारी क्या दूसरे स्टेट में भी जाके माल बेच पाएगा क्या? अरे आप बड़े व्यापारी की तरह छलांग लगा रहे हो, आप अपने धंधे में छलांग लगाना चाह रहे हो और आप कह रहे हो कंपोजिशन में रहोगे, तो सरकार कह रही ठीक है कंपोजिशन से बाहर निकलो, रेगुलर बनो और फिर करो जो करना है। अच्छा, कंपोजिशन वाले को हम आइसक्रीम मना कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, सरकार ऐसे कहती है, कह रही है अगर तुम आइसक्रीम में मैन्युफैक्चर कंपोजिशन मतलब रेगुलर लो, ठीक है, ये नहीं कह रही कंपोजिशन वाले तुम आइसक्रीम नहीं बना सकते। अरे नहीं बना सकते हो क्या मतलब होता है? तुमको कंपोजिशन में नहीं रहना है, अगर तुमको आइसक्रीम बनाना बनाओ ना भाई, ठीक है, रेगुलर में आ जाओ, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई कंपोजिशन वाले को मना है ऐसे नहीं कहती है सरकार। इस बात को कहने का दूसरा तरीका है, सरकार कहना चाहती है कि भाई अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हो तो आप रेगुलर में आओ, कंपोजिशन में नहीं रहो। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? नॉन रेजिडेंट उसे कहते हैं जो इंडिया में कम दिन रहते हैं, मतलब बाहरी लोग हैं, ठीक है। तो बाहरी लोग जब इंडिया में आके धंधा करते हैं तो सरकार कहती है ये सब अपने देशवासियों का छोटा व्यापारी बनाते हैं, तुम इंग्लैंड से चले आए हो इंडिया में धंधा करने के लिए, तुम छोटे थोड़ी ना होगे। जरा सोच के देखिए, कोई विदेश से चला आ रहा है इंडिया में धंधा करने, तो छोटी सी राशन की दुकान खुलने आया है क्या? विदेश से चला आया है तो बड़ी ही दुकान करेगा, जो भी करेगा बड़ा ही बिजनेस करेगा। तो सरकार कह रही है तुम कंपोजिशन में नहीं रहोगे। Now next is person supplying goods or services through an ECO। अगर हम ECO के थ्रू माल बेचते हैं, जैसे मैंने बताया ECO कौन होता है? जो सेलर और
बायर को मिलाता है, तो जो उसके ऊपर सेलर है वो कंपोजिशन वाला नहीं हो सकता, वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाला होगा, तभी काम चलेगा। ठीक है, उसका रेगुलर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्या अनरजिस्टर्ड होगा तो चलेगा? अनरजिस्टर्ड होगा तो चलेगा? अनरजिस्टर्ड होगा तो भी चल जाएगा, ये बात मैं कहीं आपको लिखवा देता हूं। अभी ये नया चेंज आया है लॉ में और ये आपको पता होना चाहिए। However, लिखिए, however, an unregistered supplier engaged exclusively in supply of goods through ECO in one state or union territory they can obtain enrollment number on GST portal using PAN। आगे लिखिए, ऑल्सो आपने 9(5) में देखा था ना कि अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर भी सर्विसेज सप्लाई कर रहा था ईसीओ के थ्रू, याद आ रहा है? ओला का ड्राइवर मैंने बोला, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब तो छोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्या ईसीओ के थ्रू देते हैं? हाँ, अर्बन क्लैप के थ्रू दे रहे हैं, तो वो भी अलाउड है। ऑल्सो अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग services notified under section 9(5)। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कंपोजिशन वाले को अलाउड है नहीं, ये तो साफ बात यहां लिखी हुई है, कंपोजिशन वाला नहीं आ सकता है, ईसीओ को के थ्रू माल नहीं दे सकता है, मतलब अगर रजिस्टर्ड हो तो रेगुलर में हो, अदरवाइज तो हम बहुत छोटे व्यापारी तो उनको तो अलाउ करते ही हैं, अनरजिस्टर्ड को भी अलाउ करते हैं। बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि अनरजिस्टर्ड अलाउड है तो कंपोजिशन वाला तो अलाउड होगा ही होगा भाई, उस जब अनरजिस्टर्ड तक को अलाउ कर दिए कि चलो आओ भाई ईसीओ पे माल बेचो, नहीं, अनरजिस्टर्ड को तो इसलिए अलाउ किया गया है क्योंकि अदरवाइज सरकार से लोग ये प्रश्न करने लग जाते हैं कि आप एक बात बताइए, क्यों जो छोटे व्यापारी को आप मारने पे लगे हैं, छोटे व्यापारी को फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे माल बेचने नहीं देते हो, तो क्या सरकार की ये मनसा है कि छोटा व्यापारी जीवन भर छोटा ही रह जाए? ठीक है, हालांकि इसमें बहुत दिक्कत भी है, लेकिन अब क्या ही करे, कभी कभी सरकार को करना पड़ता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारी। अनरजिस्टर्ड सप्लायर ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे माल बेच ले, लेकिन वो अपनी स्टेट में ही बेच पाएगा। अब आप समझिए कितनी दिक्कत की बात है, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को पूरी टेक्नोलॉजी उनकी वजह से चेंज करनी पड़ रही है सरकार की वजह से, कि भाई अगर यूपी का कोई सप्लायर माल लगाएगा फ्लिपकार्ट पे ना, तो पता है बस यूपी का पिन कोड वाले बायर को ही दिखाई देगा वो माल। आप समझ पा रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे एक अनरजिस्टर्ड यूपी का सप्लायर अगर माल लगाएगा फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे तो कोई भी प्रोडक्ट लगा हुआ है तो पूरे देश में देख सकते हैं ना, ऐसा नहीं होता। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर यूपी का लगाया होगा फ्लिपकार्ट पे, तो यूपी का पिन कोड डाल के बायर का अगर आईडी होगा तो उसको दिखेगा, वही बिहार वाले एक कस्टमर को नहीं दिखाई देगा, जिसकी आईडी में बिहार का पिन कोड होगा बायर के, उसको नहीं दिखाई दे रहा होगा वो अनरजिस्टर्ड यूपी वाले सप्लायर का प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे। तो इस तरीके का चेंजेस किया गया है उसमें, तो विद इन स्टेट बेचना अलाउ कर रही है, क्योंकि इंटर स्टेट तो अलाउड है ही नहीं, तो भाई फ्लिपकार्ट के थ्रू भी इंटर स्टेट नहीं अलाउ करेंगे, ऐसा कहना चाहती है सरकार। और सर्विस प्रोवाइडर में भी 9(5) में जो कुछ सर्विसेज नोटिफाइड हैं, वो लोग अनरजिस्टर्ड भी ईसीओ पे आके अपने आप को लिस्ट करा के सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अनरजिस्टर्ड को अलाउ कर रहे हैं, कंपोजिशन वालों को नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो रेगुलर ही होना होगा, ठीक है।
लिख दें ये बात भी, इफ रजिस्टर्ड कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन नीड टू गो फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलेगा आपको ये सब? राइट। अब आइए स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन टू रेगुलर एंड रेगुलर टू कंपोजिशन बोथ बात करेंगे। ठीक है, हम कंपोजिशन से रेगुलर में जा रहे हैं। कंपोजिशन से रेगुलर कब जाना पड़ता है? ड्यूरिंग द ईयर भी जाना पड़ जाता है, ड्यूरिंग द ईयर ही जाना पड़ जाता है। जैसे ही मेरा कंपोजिशन वाला टर्नओवर क्रॉस होता है, मुझे अप्लाई करना है फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो डीलर अंडर कंपोजिशन स्कीम मे बी अलाउड टू स्विच ओवर टू नॉर्मल स्कीम इवन ड्यूरिंग द ईयर इफ दे वांट टू। अच्छा, कह रहा है कि कंपोजिशन वाले अगर नॉर्मल में आना चाहिए अपने मन से, टर्नओवर क्रॉस नहीं किया हुआ है, ठीक है, अपने मन से आना चाहते हैं, ठीक है, तो भी कर सकते हैं क्या? यस। However, they cannot switch over to composition scheme again during the same financial year. वो वापस से कंपोजिशन से रेगुलर में आए, अब रेगुलर से वापस कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं क्या? नहीं। मतलब जैसे मेरा टर्नओवर अप्रैल टू जून, मेरा टर्नओवर था 10 लाख रुपया। ठीक है, हम गुड्स के सप्लायर हैं। मैंने कहा यार 3 महीने में मेरा 10 लाख का टर्नओवर है, पूरे साल भर में कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपया हो जाएगा, बहुत उड़ जाएंगे, 50 लाख हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा, 70 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। अरे कंपोजिशन की स्कीम तो 1.5 करोड़ रुपए तक है। ठीक है, मैं अभी रेगुलर था, मैंने कहा यार झूठ मूठ काम रेगुलर में है, आई वॉन्ट टू स्विच टू कंपोजिशन। हमने कहा मुझे कंपोजिशन में आना है। ठीक है, अब फिर कंपोजिशन में हम रहे जून जुलाई अगस्त, 3 महीने तक। मेरा जो टर्नओवर अभी इस पीरियड में हुआ वो हो गया 30 लाख रुपया। ठीक है, क्या हम दायरे से बाहर हो गए कंपोजिशन के? नहीं, अभी भी हम अलाउड है कंपोजिशन में रहने के लिए, हम रह सकते हैं कंपोजिशन में, लेकिन अब हम आना चाह रहे हैं रेगुलर में, आना चाह रहे हैं। क्या आ सकते हैं? आंसर इज नो। अच्छा, टर्नओवर क्रॉस हो जाता लिमिट को, मतलब अगर ये दोनों मिला के ग्रेटर 1.5 करोड़ हो जाता तब, मतलब ऐसे समझिए, ये दोनों मिला के अगर इनकेस ये लेस देन 1.5 करोड़ होता और ग्रेटर इज इक्वल टू 1.5 करोड़ होता, ग्रेटर 1.5 करोड़, लेस देन इज ग्रेटर 1.5 करोड़ होता। अब इस इक्वल टू का साइन हम लगा नहीं रहे हैं, क्योंकि बेसिकली उसका कोई मतलब ड्यूरिंग द ईयर होता नहीं है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ रुपए तक का भी टर्नओवर आपका हो गया है तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि अब क्रॉस तो हो ही जाएगा ना, ड्यूरिंग द ईयर है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन तो कराना ही होगा, 1.5 करोड़ क्रॉस होने पे ही क्यों, 1.5 करोड़ भी हो गया है, एग्जैक्ट 1.5 करोड़ रुपया भी हो गया है तो भी करा ही लीजिए। ठीक है, हाँ, जब लास्ट ईयर का टर्नओवर देखते हैं तो एग्जैक्ट 1.5 करोड़ रुपए तक आपको कराने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ रुपए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है अंडर रेगुलर, अदरवाइज कंपोजिशन ऑप्शन मिल जाता है। तो ग्रेटर 1.5 करोड़ ये है तो यू हैव टू गो टू रेगुलर, और इसमें लेस देन 1.5 करोड़ है तो कैनॉट ऑप्ट फॉर रेगुलर। आप रेगुलर ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, अलाउ ही नहीं करेगा आपको रेगुलर ऑप्ट करना। ठीक है, in case of changeover from regular scheme to composition scheme, aggregate turnover falls below the prescribed limit during the year. The input credit relevant to the opening balance in stock would be lapsed and liable to be cleared off in books. क्या कहना चाह रहा है?
लास्ट ईयर टर्नओवर 1.3 करोड़ था और इस समय हम रेगुलर में थे। हम रेगुलर लास्ट ईयर क्यों थे? 1.3 करोड़ टर्नओवर था तब भी हम लास्ट ईयर रेगुलर थे, क्यों थे बता पाएंगे क्या आप? अरे बेटा इसलिए रेगुलर थे आप लास्ट ईयर में 1.3 करोड़ क्योंकि उससे पुराने वाले साल में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर था, तो आप रेगुलर में आ गए थे। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए करंट ईयर में क्या हम कंपोजिशन में आ सकते हैं? करंट ईयर में हम कंपोजिशन में आ सकते हैं। ठीक है, करंट ईयर में हम कंपोजिशन ऑप्ट कर लेते हैं। अगर पिछले साल हम रेगुलर में थे तो क्या मेरे पास आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस पड़ा होगा? आंसर इज यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस तो पड़ा ही होगा। अगर हम रेगुलर में थे तो हम जो भी माल खरीदते हैं उसका टैक्स जो है उसकी क्रेडिट मेरे पास पड़ी रहती है। भाई अब मेरे पास ओपनिंग में कुछ ना कुछ माल तो पड़ा ही होगा ना, तो भैया जितना माल पड़ा हुआ है मोटा मोटी उतना क्रेडिट भी तो पड़ा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है भाई क्रेडिट पूरा एग्जॉस्ट हो गया था, जितना इनपुट टैक्स हमने परचेज पे टैक्स पे किया था वो पूरा खत्म हो चुका है ऑलरेडी, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हो ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये भी पॉसिबल है। आईटीसी आपके पास पड़ा हो ऐसा पॉसिबल है। अगर आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है तो आईटीसी क्या होता है? मेरा एक एसेट होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेज पे जो टैक्स पे किए वो एक एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में वो एक लाइबिलिटी को खत्म करता है। जो हम अपने आउटपुट पे टैक्स लेते हैं ना उसको, उससे वो स्क्वायर ऑफ होके खत्म हो जाता है। जैसे आईटीसी की एंट्री कैसे होती है हम आपको दिखाएं। जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट टू सप्लायर। ठीक है, मतलब हम 100 रुपए का माल खरीदे, एक 18 रुपए जीएसटी है। जैसे मेरी परचेज हुई 100 + 18 की, तो 100 रुपए परचेज में जाएगा, 18 रुपए आईटीसी, और सप्लायर को हम बोलेंगे कि 118 रुपए देना है। यही होगी एंट्री। अब जब हम सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है? हम सेल करते हैं तो हम कस्टमर का अकाउंट डेबिट करते हैं, कस्टमर डेबिट टू सेल टू जीएसटी। पेबल, ये मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, मान लीजिए हम 150 रुपए का बेचते हैं, तो हम यहाँ पे कर दें क्या? 100 + 18 ये 118 हुआ। अब मान लीजिए हम इसी को 150 रुपये में बेचते हैं तो हम कस्टमर पे करेंगे 150, नहीं सेल करते हैं हम 150 रुपया, तो 18 27 रुपये की जीएसटी हो जाएगी इस पर, 27 रुपये की जीएसटी 177 रुपया। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं? हम जीएसटी पेबल को एडजस्ट कर देते हैं इस आईटीसी से। तो हम करते हैं जीएसटी पेबल डेबिट कितना था? 27 रुपया टू आईटीसी 18 रुपया टू बैंक 9 रुपया। ठीक है, 9 रुपया हमको पेमेंट और करनी पड़ती है, आईटीसी एडजस्ट हो जाती है। मतलब 27 रुपया हमने कलेक्ट किया लेकिन पे 27 रुपया नहीं करना पड़ा, 9 ही रुपया करना पड़ा, 18 रुपया आईटीसी से एडजस्ट हो जाता है। यही होता है। लेकिन अब ये बताइए मेरे पास, हम कंपोजिशन से रेगुलर से कंपोजिशन में आ रहे हैं, हम ये वाले सिनेरियो है, रेगुलर से हम कंपोजिशन में आ रहे हैं, तो मेरे पास कुछ आईटीसी पड़ी हो पॉसिबल है? हाँ, वो आईटीसी अभी तो अगर हम रेगुलर में होते तो जब हम सेल करते तो उसमें से एडजस्ट हो जाता जीएसटी में से। अभी भी हम जीएसटी पे करेंगे कंपोजिशन में, लेकिन अब ये वाला आईटीसी जो है वो एडजस्ट नहीं होगा, ये आईटीसी लैप्स हो जाएगी आपकी पूरा आईटीसी खत्म। मेरी बैलेंस शीट में आईटीसी पड़ी हुई है, मान लीजिए ये 18 रुपए की, ये लैप्स हो जाएगी। हमें एंट्री करनी पड़ेगी पीएल डेबिट 18 टू आईटीसी 18 रुपया, ये करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कब होगा? अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन में आ रहे हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं उल्टी, कंपोजिशन टू रेगुलर। ठीक है, कंपोजिशन टू रेगुलर में बताते हैं क्या हो रहा है। अभी मैं माल खरीदता था, मेरी जो परचेज होती थी वो होती थी 100 + 18% जीएसटी मिला के 118 रुपया। लेकिन हम थे किस में? हम थे कंपोजिशन में।
हम थे कंपोजिशन में, तो हम अपनी एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 118 रुपया, क्योंकि हमें आईटीसी नहीं मिलती थी ना, तो हम आईटीसी परचेज डेबिट, आईटीसी डेबिट ये सब नहीं करते थे, हम परचेज डेबिट ही 118 रुपए की करते थे। ठीक है, क्योंकि आईटीसी मिलती नहीं थी ना। आई वॉज इन कंपोजिशन, रिमेंबर आई वॉज इन कंपोजिशन। ठीक है, अब हम इस माल को बेचते कितने का थे? हम इस माल को बेचते थे, मान लेते हैं 125 रुपया का। तो हम बेचते थे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल 125 रुपया। ठीक है, तो यानी हम 7 रुपया कमा लेते थे। अब हम स्विच कर रहे हैं कंपोजिशन से रेगुलर में। अभी तक हम कंपोजिशन में थे, चलिए अभी हम कंपोजिशन में थे, अब यहां पे अब हम बता रहे हैं कि अब मैंने स्विच किया कंपोजिशन से रेगुलर में। अगर हम कंपोजिशन से रेगुलर में अब भी आ गए हैं, तो अब जब हम माल बेचेंगे तो हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब माल का परचेज पहले का ही पड़ा है, ये वाला माल पड़ा हुआ है, पर सेल अब होगी। ठीक है, तो जब अब सेल होगी तो एंट्री कैसे होगी? कस्टमर डेबिट, भाई माल ऐसा थोड़ी ना है कि रेगुलर में हम आ जाएंगे तो माल अनाप शनाप बेचने लग जाएंगे। अरे माल उतने पे ही बिकता है जितने पे मार्केट में चल रहा होता है, जो उसकी प्राइस होती है उतने पे ही बिक रहा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि 125 रुपए के ऊपर 18 रुपए हम परसेंट और जोड़ देंगे। अरे सब मिला के ही ये जीएसटी इसके अंदर है। भाई एक बात बताइए, पार्ले जी की बिस्किट अगर 5 रुपया की है तो कंपोजिशन वाला बेचे, अनरजिस्टर्ड बेचे, रजिस्टर्ड बेचे, सब कितने की बेचेंगे? 5 ही रुपया की बेचेंगे। अगर रजिस्टर्ड वाले के यहां से आप लेके आओगे पार्ले जी बिस्किट, तो उसमें 4 रुपया कुछ पैसा बिस्किट का रेट लिखा होगा, प्लस जीएसटी जोड़ेगा, टोटल 5 रुपया आ जाएगा। वो ऐसे बिल बना के देगा। ऐसा तो ही ना कि 5 रुपया के ऊपर जीएसटी लगा देगा। माल तो उतने का ही बिकता है जो उसकी रिटेल प्राइस होती है। ये तो बात सबको समझ में आ रही है ना। लेकिन ये बंदा अब फंस जाएगा। ये कस्टमर को जब बेचेगा 125 रुपया, तो सरकार कहेगी सेल अपना बताओ और जीएसटी पेबल निकालो अपना, क्योंकि बस अब तो आप 125 रुपया के अंदर ही जीएसटी होगा। मान लो इस माल पे 18% का जीएसटी है, तो 125 इंटू 100 अपॉन 18, 118, ये तो हो गई सेल। और जीएसटी कितना हो जाएगा? जीएसटी हो जाएगा 125 इंटू 18 अपॉन 118। अगर जीएसटी का रेट 18% है, तो यानी 100 रुपए का माल 118 रुपए में बिकता है। 100 रुपया का माल 118 का हो जाता है जीएसटी मिला के। ठीक है, तो 125 रुपए के अंदर जीएसटी कितनी है और सेल वैल्यू कितनी है, ये निकालने का फॉर्मूला यही होगा। 100 रुपया सेल वैल्यू, 118 रुपये जीएसटी है, मिला के 118 होता है। तो सेल वैल्यू निकालने के लिए 100 अपॉन 118 करेंगे और जीएसटी का एलिमेंट निकालने के लिए 18 अपॉन 118 करेंगे। ठीक है, अगर इतनी बेसिक मैथ्स नहीं समझ में आ रही है ना, तो कोई पूछ मत लेना, जहां मर्जी वहां पूछना। ठीक है, जिससे मर्जी उससे पूछना, हमसे नहीं पूछ लेना। ठीक है, बेसिक मैथ सीखने की जरूरत पड़ेगी अगर ये नहीं आ रहा है आपको। तो ये हो जाएगा 105 रुपये 93 पैसा सेल, और जीएसटी हो जाएगी 125 इंटू 18 भागे 118, 19 रुपया 6 पैसा। क्या मैं राउंड फिगर में 19 रुपया इसको और इसको 106 रुपया लिख दूंगा तो आप नाराज नहीं ना हो जाएंगे? राउंड फिगर में लिख देते हैं 106 रुपया, ये हो गया सेल। तो सेल हो जाएगी 106 रुपया और 19 रुपया जीएसटी। अब सिंस ये कंपोजिशन से रेगुलर में आया है, आईटीसी तो इसके पास है नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आईटीसी की तो एंट्री मारता ही नहीं था ना। ये परचेज तब किया था, ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं परचेज तब था जब कंपोजिशन में था, और सेल अब हो रहा है जब वो रेगुलर में आ गया। क्यों? क्योंकि टर्नओवर उसका क्रॉस हो चुका है, लेकिन उसकी खरीदारी वाला माल पड़ा हुआ है। पॉसिबल है कि नहीं कि कुछ माल पड़ा हुआ है अभी भी? हाँ, ऐसा तो ही ना होता है कि माल आ जाए आज ही बिक जाएगा, तो कुछ माल पड़ा हुआ है, परचेज ये वाला है, और वही माल आज यहां बिक रहा है। अब सिंस इसके पास आईटीसी तो है नहीं, तो जीएसटी पेबल डेबिट टू ये बैंक करेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो यानी 19 रुपया उसने दे दिया। 125 रुपया में से 19 रुपया तो उसने सरकार को दे दिया। और ध्यान दीजिएगा, अपने सप्लायर को कितना देना है? 118 रुपया। 118 रुपया सप्लायर को देना है। अभी इसको ये एंट्री मारेगा, सप्लायर डेबिट टू बैंक 118 रुपया। ठीक है, अब कस्टमर उसको कितना देगा? कस्टमर उसको देगा 125 रुपया, ये आएगा उसके पास। ठीक है, बैंक डेबिट टू कस्टमर
125 रुपया। अब उसका मुनाफा कितना है ये देख लीजिए। 118 रुपया सप्लायर को दे दिया, 19 रुपया सरकार को दे दिया। 118 रुपया सप्लायर को दे दिया, 19 रुपया सरकार को दे दिया और 125 रुपया कस्टमर से आया। मतलब दिया कितना, 137 रुपया और आया 125 रुपया, 12 रुपया का घाटा हो गया। क्या ही धंधा किया ये बेचारा। माल तो महंगे में बेचा है बेचारा, माल तो महंगे में बेचा है, 118 का खरीद का 125 का, लेकिन फिर भी इसको घाटा हो गया 12 रुपया का सरकार की वजह से। क्योंकि जब वो कंपोजिशन में था तो सरकार ने उसको आईटीसी नहीं दी, और अब वो रेगुलर बन रहा है तो कह रही है कि भाई तुमको तो जीएसटी आउटपुट पे करनी है और आईटीसी घटा सकते हो। लेकिन आईटीसी है कहां उसके पास आईटीसी, क्योंकि माल तो कंपोजिशन वाले समय का है। आपको नहीं लग रहा कि 118 का माल खरीद के 125 में बेचने के बाद घाटा कैसे हो सकता है? सरकार को भी ये बात समझ में आ रही होगी। तो आइए देखिए सरकार ने क्या लिखा। सिमिलरली इन द केस ऑफ चेंज ओवर फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम, इसीलिए मैंने ना पहले आपको दर्द बताया कि क्या प्रॉब्लम आ रही, तब आपको ये लाइन समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आती समझ में। कि भैया 7 रुपया कमा रहा है, वो तो महंगा माल बेच रहा है, फिर भी घाटा कैसे हो जा रहा है? तो वो सरकार के कानून की वजह से हो रहा है। तो अब कानून में परिवर्तन कर रही है सरकार। सिमिलरली इन द केस ऑफ चेंज ओवर फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम, जब आप कंपोजिशन से रेगुलर में आओगे तो एग्रीगेट टर्नओवर गोज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट। क्यों आए थे? क्योंकि आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया था। द इनपुट टैक्स रेलेवेंट टू द ओपनिंग बैलेंस इन स्टॉक वुड बिकम अवेलेबल। कह रहा है कितना है स्टॉक तुम्हारे पास ये बताओ, ठीक है, उसका इनपुट टैक्स आपको मिल जाएगा। एंड द पर्सन कैन अवेल देम ऑन सेलिंग सच गुड्स, और जब आप बेचोगे तो उसको अवेल भी कर लेना। अब सरकार आपसे पूछ रही है, अब ऐसे होगा यहां, अब सरकार आपसे पूछेगी व्हाट इज योर ओपनिंग स्टॉक, तो वो बंदा बोलेगा कितने का स्टॉक था, वही परचेज वाला उसके पास पड़ा था 118 रुपया बोलेगा, उसके में स्टॉक 118 का दिखता है, 100 का नहीं, क्योंकि वो पूरी परचेज बताता है। कहेगा ओपनिंग स्टॉक 118 का है। तो पूछेगी सरकार जीएसटी रेट एप्लीकेबल इस पे कितना है, जीएसटी रेट एप्लीकेबल कितना है? आप बोलोगे इस पे सर 18% जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। तो कहेगी आईटीसी तुमको हम दे रहे हैं, चलो इतनी आईटीसी तुमको मिल जाएगी, ठीक है। आईटीसी कितनी मिल जाएगी? 118, ये जो ओपनिंग स्टॉक है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी, ये हम तुमको दे देंगे इतना आईटीसी। और ओपनिंग स्टॉक 118 थी, इनटू करेगा रेट ऑफ जीएसटी 18 अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी, यानी 100 प्लस 18, 118 कट जाएगा, 18 बच जाएगा। आईटीसी 18 रुपए की मिल जाएगी। अब अगर 18 रुपए की आईटीसी मिल जाएगी तो उसको सरकार को कितना देना पड़ेगा? 19 माइनस 18, 1 रुपया, बस 1 ही रुपया तो देना पड़ेगा। तो यानी सरकार को देगा 1 रुपया, सप्लायर को देगा 118 रुपया। अब देखिए 118 रुपया सप्लायर को दिया, 1 रुपया सरकार को दिया, 119 रुपया हुआ, और कस्टमर से आया 125 रुपया, यानी 6 रुपये का मुनाफा, 6 रुपये बच गया, ठीक है। तो ये हो गई शानदार चीज। अब आप भी एक एग्जांपल करके दिखाइए हमको। स्विच फ्रॉम कंपोजिशन टू रेगुलर, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडिंग जीएसटी, भाई ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडिंग जीएसटी ही होगा, क्योंकि वो जीएसटी की एंट्री अलग से नहीं करता था। वो जितने का माल खरीदता था ना, एंट्री मारता था परचेजेज डेबिट टू सप्लायर, ठीक है। तो पूरा का पूरा माल इंक्लूडिंग जीएसटी उसके ओपनिंग स्टॉक में होता था, ठीक है। उसके पास है आइटम, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक और जीएसटी रेट एप्लीकेबल, उस पर जीएसटी का रेट क्या एप्लीकेबल था? ए है, बी है, ए है 15 लाख रुपए का, बी है 10 लाख रुपए का, जीएसटी इस पे 18% एप्लीकेबल था, इस पे 12%। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए आईटीसी अवेलेबल ऑन स्विचिंग, जब वो स्विच करेगा तो उसको कितना आईटीसी मिलेगा? 1 मिनट आपको दे रहे हैं, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, और जो आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आंसर सही है गलत है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर वीडियो ऑन करेंगे और देखेंगे आपका आंसर सही है कि गलत है, और अपने ही कमेंट की वापस से रिप्लाई करेंगे, आई एम राइट, आई एम रॉन्ग।
शर्माइएगा नहीं, हिचकिचाइएगा नहीं, गलत हो जाएगा तो कमेंट डिलीट मत कीजिएगा, उसको रहने दीजिएगा, एडमिट कीजिएगा, इससे आप प्रोग्रेस करेंगे आगे, ठीक है। आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे इस बात को, ये गलती को भूल नहीं पाएंगे। अगर आप उसको नजरअंदाज कर देंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब बात ना माइंड में स्ट्राइक कर जाती है, कभी गलती नहीं होती है। अच्छा है ना, यहां पे गलत कर लो, एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है, डू इट। बताएंगे आप? चलिए, आरटीसी अवेलेबल जो होगी उसको, वो कितनी हो जाएगी? 15 लाख में 18% जीएसटी है, तो इंटू 18/118 प्लस 10 लाख रुपया में 12% का जीएसटी है, तो 12/112। कैलकुलेट कर लीजिए। 15 लाख इंटू 18, 118, 2,28,814 प्लस राउंड ऑफ आप कर सकते हैं एग्जाम में, इतना फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ₹3,35,957। कितने लोगों का सही आया है मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, लेकिन अगली क्लास में आएंगे तो इस पे ढेरों सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने हैं कंपोजिशन स्कीम पे, ठीक है। मैं आपसे चाहूंगा कि लास्ट 2 क्लासेस आप रिपीट कर लेंगे, यानी आज की क्लास और इसके पहले वाली क्लास, दोनों क्लास आप रिपीट कर लीजिए, वापस से देख लीजिए बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। विल स्टॉप हियर।